गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन में हमने 105 कठिन शब्द लिए हैं पार्ट 1 में, 105 ही पार्ट 2 में लिए हैं। दोनों देखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी कठिन शब्द आते हैं साथियों बीच बीच में उनका अर्थ ही नहीं पता होता है, इसलिए जो है अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है और समझने में भी मुश्किल हो जाता है सभी को। तो इसीलिए उसको सरल बनाने के लिए हमने जितने भी अच लघुत्तरी लघुत्तरी बहुविकल्पी में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि जो है आसानी से समझ में आ जाए। अगर इसको देख लिए हैं तो आपको फिर कहीं भी जो है ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जिसमें आप क्वेश्चन को कर ना पाओ, चाहे अति लघुत्तरी हो चाहे वह लघुत्तरी हो। तो इन सभी को अगर समझे रहेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर तो होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। इसके बाद हम जो है इसको कंप्लीट करने के बाद जो है केवल 2 विषय को ले आएंगे। एक इसको ले आए हैं शैक्षिक मूल्यांकन, एक समावेशी को ले आएंगे, ठीक है। तो 4 जो है हम लेकर के आएंगे, 4 लेक्चर रहेंगे जो कि कठिन शब्द से रहेंगे। इसके बाद जब हम कराएंगे तो अति लघुत्तरी लघुत्तरी दोनों मिला करके एक में ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बचा हुआ जो है दोबारा फिर से ले लेंगे। तो कोर्स की टेंशन नहीं लेनी है, कोर्स जो है हम अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करा देंगे। बस आपको काम यही करना है कि पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। आइए डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन में जो 105 कठिन शब्द दिए गए हैं उन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। पहला दिया गया है शैक्षिक मापन क्या होता है। तो विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की जो क्षमता है, ठीक है, विद्यार्थी की उपलब्धि जो पढ़ता लिखता है उपलब्ध होता है, ठीक है, मतलब अपना जो विकास करता है। गुण को, जो उसका गुण है शैक्षिक, ठीक है, और शारीरिक मानसिक जो विकास है और जो वह कार्य करता है, ठीक है। गुणों को परीक्षण के आधार पर अंक या संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना शैक्षिक मापन कहलाता है, ठीक है। जो शैक्षिक मापन होता है वह विद्यार्थी के क्षमता, उपलब्धि, गुण के आधार पर जो अंक दिया जाता है, संख्यानात्मक अंक होना चाहिए, ठीक है। तो उसको जो है शैक्षिक मापन कहते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को गणित की परीक्षा में 80 अंक प्राप्त होना, तो गणित की जो गणित है उसमें 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये शैक्षिक मापन हो गया। उपलब्धि देखिएगा, विद्यार्थी ने किसी विषय या शिक्षण प्रक्रिया से कितना ज्ञान या कौशल प्राप्त किया उसे उपलब्धि कहते हैं, ठीक है। उपलब्धि का मतलब है कितना वह सफलता प्राप्त की है। मान लेते हैं कोई बुक है, उस बुक को वह पढ़ रहा है, ठीक है, तो वह कितना मतलब समझ पाया, क्या फार्मूले हो याद हो पाए, याद नहीं मतलब समझ पाया, क्या वह क्वेश्चन को लगा लेगा, ठीक है, कितने चैप्टर तक लगा लेगा। तो इन सभी को जो है उपलब्धि कहते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ में है जब वह कितना काम कर पाए, कितना नहीं कर पाए, कहाँ पर उसको रुकावट आ रही है, उसी को उपलब्धि कहते हैं जहाँ तक वह सीख गया है, ठीक है। जैसे विज्ञान में 90% अंक प्राप्त करना शैक्षिक उपलब्धि है। 90 अंक तभी प्राप्त कर पाएगा, 90% जब वह उस विषय में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा उसका गहन अध्ययन होगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा नामित स्तर दिए गए हैं। नामित स्तर क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या उत्तर को नाम या श्रेणी के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखना नामित स्तर कहलाता है, ठीक है। नामित स्तर वह है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसके नाम से श्रेणी क्रम में रख दीजिए। जैसे विद्यालय में भी जो है बहुत बच्चे होते हैं तो उनका नाम से जो है बताया जाता है, और जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम का होते हैं उसमें पीछे जो है नंबर लिखा जाता है 2 3। तो इससे कोई मतलब नहीं होता लेकिन पहचान के लिए होता है, ठीक है। तो उसी को कहा गया है नामित स्तर, ठीक है। विद्यार्थियों को लड़का और लड़की की श्रेणी में रखना, ठीक है, एक ये भी उदाहरण है। श्रेणी का मतलब है साथियों, इसको भी देख लीजिए श्रेणी क्या होता है। तो समान विशेष वाले व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समान या विशेष वाले व्यक्ति, जैसे टीम भी है क्रिकेट का तो जो नंबरिंग होता है येलो कलर से कर दिए और नंबर 12 तक ले लिए, ठीक है, और जो है अगला कलर ले लिए उसका भी अलग कर दिए नंबर,
तो इससे जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो नामित स्तर हो गया। क्रमित स्तर क्या होता है? तो व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चित क्रम या स्थान के आधार पर व्यवस्थित करना क्रमिक स्तर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चित क्रम में, ठीक है, निश्चित क्रम इसका जो है निर्धारित कर दिया जाता है, तो उसी को जो है नामित स्तर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान देना है, ये कन्फर्म कर दिए गए, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ठीक है। तो क्रमित स्तर हो गया, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है या घटते हुए क्रम में आएगा, जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक स्तर देखिएगा, आंतरिक स्तर में क्या होता है? ऐसा मापन जिनमें दो मानों के बीच समान अंतर हो, ठीक है। तो समान अंतर का मतलब है, जैसे मान लीजिए 20 है, 20 के बाद 40 आ गया, 40 के बाद 60 आ गया, तो मतलब 20-20 की गैपिंग में आ रहा है, तो इसी इसी को कहते हैं, ठीक है, आंतरिक स्तर। लेकिन वास्तविक शून्य नहीं होता, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीरो नहीं होगा। अब जैसे 20 और 30 डिग्री के बीच का अंतर जो है, 30 और 40 डिग्री के बीच का अंतर समान होता है, मतलब 20 और 30 के बीच में 10 है, तो 30 और 40 के भी बीच में 10 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो इसी को आंतरिक स्तर कहते हैं। आइए देखिएगा, छठवां है आनुपातिक स्तर। क्या होता है? तो ऐसा मापन जिनमें क्रम, समान अंतर और वास्तविक शून्य तीनों मौजूद होते हों, उसी को जो है आनुपातिक स्तर कहते हैं, ठीक है। आनुपातिक स्तर क्या है? तो ऐसा मापन जिसमें क्रम हो, समान अंतर हो और वास्तविक शून्य हो, ठीक है, तीनों मौजूद होने चाहिए। जैसे वजन में 0 किलोग्राम वास्तविक शून्य को दर्शाता है, तो 0 जो है यहाँ पर देखेंगे तो जो है 0 क्या है, यहाँ पर वजन जो है 0 केजी है, और किलोग्राम जो है मापन अर्थात मापने की इकाई को बताता है, जो कि भौतिक मापन में आते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, ये हो जाएगा अनुपातिक स्तर, ठीक है। सातवां है वास्तविक शून्य। क्या होता है? तो ऐसा शून्य जो किसी गुण या मात्रा की वास्तविक अनुपस्थिति स्थिति बताता है, उसी को जो है वास्तविक शून्य कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का वजन जो है 0 किलोग्राम होना, ये जो है ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो है जो इसका वजन है वो 0 है, ठीक है। तो इसमें गुण और मात्रा दोनों की वास्तविकता जो है वास्तविक अनुपस्थिति जो है बताता है, ठीक है। तो 0 किलोग्राम हो गया इसकी वजन। आइए अगला देखते हैं, आठवां दिए गए परिकल्पना क्या होती है? तो किसी शोध, समस्या या प्रश्न का संभावित और अस्थायी उत्तर परिकल्पना कहलाता है, ठीक है। जब कोई शोध किया जाता है साथियों, ठीक है, तो उसमें जो अंक प्राप्त किया जाएगा अस्थायी, जो कि कोई शोध कर रहे हो उसका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक संभावित उत्तर मान लिए हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को परिकल्पना कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिएगा, नियमित अभ्यास करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है अस्थायी अंक ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वो जो है कोई निश्चित नहीं होता है कि अधिक अंक प्राप्त ही करेंगे परिकल्पना में, ठीक है। तो ये परिकल्पना की गई है कि अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो कि ये शोध किया गया इस प्रकार से। शोध वो भी करते हैं जो कि टीचर हैं, कोई भी समस्या आ रहा है स्टूडेंट के बीच में, तो वो भी पता लगाते हैं ना कि आखिर कैसे दूर किया जाएगा, क्या होगा, ठीक। तो अस्थायी क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। जो अभी अंतिम रूप से निश्चित ना हो, उसी को अस्थायी कहते हैं, मतलब कभी भी बदल सकता है, उसको अस्थायी कहते हैं, ठीक है। कोई निश्चित ना होना। चर क्या होता है? तो चर ऐसी विशेषता या मात्रा जिसका मान अलग अलग व्यक्तियों या परिस्थितियों में बदल सकता है, चर कहलाता है, ठीक है। क्या है चर? ऐसी विशेषता या चर जिनका मान अलग अलग व्यक्तियों या परिस्थितियों में बदल सकता है। जैसे कैसे बदल जाएगा? तो विद्यार्थियों की आयु, ये जो है परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, ठीक है। कभी
छोटे रहे होंगे तो कभी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आयु हमेशा बढ़ता रहता है, ऊंचाई लंबाई कभी छोटे कभी बड़े, मतलब बड़े तो हो सकते हैं, छोटे नहीं होंगे। ठीक है, और परीक्षा में प्राप्त अंक ये जो है चर होते हैं। ठीक है, 10 नंबर पाए, 20 नंबर पाए, तो ये सभी चर होते हैं। आगे देखिएगा 10वां, देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार दिए गए विशेष शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, कोई विद्यार्थी है वो किसी चैप्टर में फंस गया, नहीं सीख पा रहा है, कठिनाई आ रही, तो उनको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है, जो कदम उठाएंगे आवश्यक रिलेटेड, मतलब उसको बताने के लिए चैप्टर को, ठीक है, तो उसको जो है उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। जो भी उपचार करेंगे उस बच्चे को, कैसे सीखेगा कैसे नहीं सीखेगा, क्या टीएलएम यूज करना क्या नहीं यूज करना है। ठीक है, अब उपचारात्मक क्या होता है, तो किसी कमी या समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य उपचारात्मक कहलाता है। ठीक है, जैसे सीखने की कमी दूर करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास देना उपचारात्मक कार्य है। ठीक है, सीखने के लिए अधिक जो है काम दे देना, डायग्नोस करना कि ये जो है गिनती में कहाँ पर समस्या आ रही है, तो गिनती को जो है 2-3 बार 4 बार लिखना पढ़ना दे देना, तो वो करते करते अभ्यास हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 11 है सीखने संबंधित कमी। तो सीखने की प्रक्रिया में किसी ज्ञान, कौशल या अवधारणा को सीखने में होने वाली कमी सीखने संबंधित कमी कहलाती है। ठीक है, क्या है सीखने संबंधित कमी, तो जैसे सीखने की प्रक्रिया में जो भी प्रक्रिया चल रही है सीखने में, पहले जोड़ करना, फिर घटाना करना, फिर गुणा करना, फिर भाग करना, तो ये सभी है ना प्रक्रिया ही है, एक प्रक्रिया के तहत चलना है। और कौशल, ठीक है, सीखने समझने की क्षमता, अवधारणा को सीखने में होने वाली कमी, ठीक है, जो वह अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है कि जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सीखने में संबंधी जो है कमी कहलाती है। ठीक है, तो सीखने में जो है उसको कमी कहलाती है, सीखने संबंधित कमी है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा मौखिक परीक्षा क्या है, तो ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रश्न बोल करके पूछे जाते हों और विद्यार्थी बोल करके उत्तर देता है, तो उसे ही मौखिक परीक्षा कहते हैं। ठीक है, टीचर पूछे और विद्यार्थी जवाब दे बोल करके। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से भारत की राजधानी पूछना। ठीक है, शिक्षक कह रहा है कि भारत की राजधानी बताइए और बालक जो है जवाब दे रहा है, तो उसी को जो है मौखिक परीक्षा कहेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, यहाँ पर मतलब 13 कठिन वर्ड में परीक्षक जो है क्या शब्द होता है, तो परीक्षा लेने तथा परीक्षार्थी के उत्तर या प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति परीक्षक कहलाता है। ठीक है, जो भी परीक्षा लेने तथा विद्यार्थी के उत्तर का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जैसे परीक्षक कौन करता है, तो जैसे आपने कापी किताब लिखा, वहाँ पर जो है गाड़ी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, इसके बाद कापियाँ आपकी जचती है, तो उसी को परीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि आपका प्रदर्शन कितना रहा है, कितने नंबर लायक लिखे हैं क्या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए उदाहरण में उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाला शिक्षक परीक्षक। ठीक है, तो कापियाँ जो जांचते हैं उन्हीं को परीक्षक कहते हैं। ठीक है, शिक्षक परीक्षक हो जाएंगे। अगला देखिएगा 14वां दिया गया है पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह भी ऐसा है कि पहले से ही मन में बना लेना। जैसे कई विद्यार्थी हैं, आपने आप टीचर हैं और विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को आपने बहुत दिन से पढ़ाया और उसमें से तेज लगते हैं, रोज ले आकर के चेक करा देते हैं। ठीक है, कापी, तो आप कभी टेस्ट लोगे जो है मौखिक तरीके से, तो उसके अंदर पहले से ही धारणा बन जाएगी, अरे इसको क्या आता है। अब आपके अंदर ये बन गया, तो अगर वो सही जवाब भी देगा तब भी उसके प्रति कोई भी वो नहीं होगा। ठीक है, सहानुभूति या कुसहानुभूति तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक प्रकार का ऐसा लगेगा अरे नहीं आता है। ठीक है, तो पहले से ही जो है पूर्वाग्रह उसके दिमाग में टीचर के अध्यापक में बन चुके हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह क्या होता है
किसी व्यक्ति या उनके प्रदर्शन के बारे में पहले से ही ऐसी धारणा जो निर्णय को प्रभावित कर सकती है पूर्वग्रह कहलाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी को पहले से कमजोर मान करके उसकी उत्तर पुस्तिका जांचना। ठीक है। अब जैसे विद्यालयों में जो है पहले से ही पता होता है, लेकिन वैसे जो है वहाँ पर जो बाहर चेक होती है वहाँ पर तो नहीं पता लगता है कौन क्या है, लेकिन ये जब कॉलेजों में ही चेक होती है तो वहाँ पर तो पता होता है ना किस विद्यार्थी की कॉपी है, कैसा है पढ़ने में। प्रश्न संख्या 15 है, निष्पक्षता क्या होती है? तो किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में झुकाव रखे बिना समान नियमों के आधार पर निर्णय करना निष्पक्ष कहलाता है। ठीक है, निष्पक्षता कहलाता है। निष्पक्षता का मतलब है कि किसी भी दो पक्षों में अगर कोई समस्या आ गई, दो विद्यार्थी आपस में लड़ रहे हो, तो उन दोनों को एक साइड न लेकर के दोनों को देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या सही है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो इन सभी का जो है सही से निर्णय कर देना ही निष्पक्षता होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं समान उत्तर कुंजी से जांचना। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कोई विद्यार्थी के लिए जो है कोई दूसरा उत्तर उत्तर पुस्तिका ले रहे हैं जिसमें उत्तर ही गलत हो, तो आप उसी हिसाब से चेक करके नंबर कम कर दो। अगले का जो है दूसरा कोई तरीका लगा दो, तो हर एक तरीके से नहीं चेक करना है। एक विद्यार्थी सभी विद्यार्थी को एक ही समान रूप से चेक करना है। ठीक है। अगला देखिएगा 16वां जो है वस्तुनिष्ठता दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? व्यक्तिगत पसंद, नापसंद या निजी विचार से प्रभावित हुए बिना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसकी जो पसंद है नापसंद है अपनी जो विचार है उससे बिना प्रभावित हुए किसी दूसरे से, किसी दूसरा का पसंद हो नापसंद हो निजी विचार हो, उससे बिना प्रभावित हुए आप बिना निश्चित नियमों के आधार पर मूल्यांकन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, तो पढ़ने के लिए जो है उसकी क्या पसंद है, क्या रुचि है, क्या कार्य करता है, निजी विचार क्या है, उससे प्रभावित हो गए। ठीक है। और उसके अनुसार जो है मूल्यांकन कर दे रहे हैं, कापियों की जांच कर दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इन सभी को जो है एक प्रकार से जो निष्पक्षता होती है उस प्रकार से कॉपी को चेक करना है। उसकी पसंद नहीं देखना है, नापसंद नहीं देखना है, उसकी निजी विचार क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है कॉपियों को चेक करना जो है वस्तुनिष्ठता कहलाती है। ठीक है। तो सही उत्तर के लिए निर्धारित एक अंक ही देना। ठीक है। मान लेते हैं कोई जो तय है सभी को इसी अनुरूप ही देना है। ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन सही है तो एक अंक दे दो, अगर निर्धारित किए गए जितना। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 17, देखिएगा मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि या प्रदर्शन से संबंधित जानकारी एकत्र करके उसके आधार पर निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। तो मूल्यांकन क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धि या प्रदर्शन से संबंधित जानकारी एकत्र करके उनके आधार पर निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई विद्यार्थी है, आप उसका पता कर लीजिए उपलब्धि क्या है, क्या प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से जो है उसकी जानकारी हो गई। अब आप उससे जो है मूल्यांकन करिए, निर्णय लीजिए। ठीक है। तब वो जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। पता लगा पढ़ रहा है वह अच्छे से विषय को रटा रहे हैं, समझा रहे हैं, और पूछ लिए कहीं देश दुनिया से खबर, तो उसको कहाँ जानकारी हो पाएगी। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिएगा, परीक्षा, गृह कार्य और कक्षा गतिविधियों के आधार पर विद्यार्थी की प्रगति देखना, किस प्रकार से वह प्रगति कर रहा है। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 18 है, परीक्षण क्या है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति की विशेष क्षमता, ज्ञान, कौशल या गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का साधन परीक्षण कहलाता है। ठीक है। परीक्षण क्या होती है? तो किसी व्यक्ति की विशेष क्षमता, ज्ञान, उसकी कौशल क्या है, जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक कौशल ही है सभी चारों, या उसके गुण के बारे में, वह उसकी विचारधारा कैसी है, रहन सहन कैसा है। ठीक है। क्या सोचता है समाज के बारे में, तो इन सभी के जो है गुण हो जाते हैं। ठीक है। जानकारी प्राप्त करने का साधन
परीक्षण कहलाता है। आप कैसे जानकारी प्राप्त कर रहे हो उसको, ठीक है, उसी को जो है परीक्षण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए गणित की उपलब्धि जानने के लिए प्रश्न पत्र देना, ठीक है। अगर बच्चों को सिखाए हैं और जानना चाह रहे हैं कि कितना आता है तो उसका एक प्रश्न पत्र दे देना, प्रश्न पूछ उसमें लिखा हो तो उसका उत्तर देगा तो समझ में आ जाएगा, परीक्षण हो जाएगा उसका। प्रश्न संख्या 19 से परीक्षा क्या है? तो विद्यार्थियों के ज्ञान, क्षमता या उपलब्धि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांचने की औपचारिक प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है, ठीक है। जैसे पेपर देते हो वहाँ पर भी तो यही होता है, विद्यार्थियों का ज्ञान चेक किया जाता है कि कितना ज्ञान है, क्षमता कितनी है, इनकी उपलब्धि कितना है, ठीक है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय दे दिया जाता है, उसके अनुसार जो है लिखना होता है और जो है सभी को एक समान रूप से कापियों की जांच की जाती है, ठीक है। उसी को जो है परीक्षा कहते हैं। विद्यालय में निर्धारित समय पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, ये उदाहरण है, ठीक है। 20वां देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो विद्यार्थियों की विशेष सीखने संबंधित कठिनाई और उनके कारण को पहचानने के लिए किया जाने वाला परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? विद्यार्थियों की विशेष सीखने संबंधित कठिनाई, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी विद्यार्थी को जो है समस्या आ गई, सीखने में सीख नहीं पा रहा है, अब उसकी कारण पहचानिए कि आखिर वह सीख क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। अब उसकी कारण को जान लेना ही जो है निदानात्मक है, ठीक है, ठीक है। कठिनाइयों और उनके कारणों को पहचानने के लिए किए जाने वाला परीक्षण। अब उसको जो आपने, जैसे डॉक्टर के पास गए हैं, कोई किसी का तबीयत गड़बड़ है, ठीक है, अब आपने उस डॉक्टर को बताया सब कुछ, तो वो जो है पता कर लेगा कि क्या समस्या है, ठीक है। अब उस आपका उपचार नहीं किया, मतलब आपको दवा सुई ये सब कुछ नहीं किए, ठीक है, लेकिन वो जान गया कि क्या ये समस्या है। अब वो जो जान गया समस्या वही है निदानात्मक, ठीक है। अब ये जो है इसी को जो है गणित से जोड़ दीजिए, पढ़ने से रिलेटेड जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, वही है। और इसके बाद जब जानकारी देने के बाद डॉक्टर सब कुछ जान गया तो हो गया निदानात्मक, आपको सुई दवाई सब कुछ लगा करके ठीक कर दिए, वो हो गया उपचारात्मक, ठीक है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों जान गए हैं, ठीक है। निदानात्मक क्या होता है? तो किसी समस्या या कमी के कारण और क्षेत्र को पहचानने संबंधित निदानात्मक कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की गणितीय कमजोरी का कारण का पता लगाना निदानात्मक कार्य है, ठीक है। जो है गणित में वह कितना कमजोर है उसका पता लगा लिए हैं, सभी विद्यार्थियों में से कौन कितना कमजोर है आप जान चुके हैं, तो निदानात्मक हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 या जो कठिन शब्द दिए गए हैं 21वें नंबर पर उपचारात्मक परीक्षण है, ठीक है। तो पहचानी गई सीखने की कठिनाई को दूर करने के बाद विद्यार्थी की प्रगति जांचने के लिए किया जाने वाला परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। आपने कठिनाई जान ली है, कठिनाई जानने के बाद जब उसका आप हल निकालोगे और उसको समझाओगे, बताओगे, ठीक है, टीएलएम का यूज करोगे, तमाम प्रकार की उसको समझाने का जब प्रयास करोगे तो इसी को तो उपचारात्मक कहते हैं, ठीक है। तो उपचारात्मक परीक्षण में परीक्षण के दौरान जो है परीक्षण कर लिया जाता है, उपचार का किस किस तरीके से क्या करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिएगा, घटाव की कमजोरी दूर करने के बाद अभ्यास प्रश्न दे करके प्रगति जांचना। आपने एक बार जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखा दिया है, तो फिर बाद में अभ्यास दे दीजिए, अभ्यास प्रश्न करने के लिए लो इतना क्वेश्चन लगा करके दिखाओ, तो अगर सही हो गया तो उपचार इसका मतलब सही कर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विश्वसनीयता क्या होती है? तो समान परिस्थितियों में किसी परीक्षण को दोहराने पर लगभग समान परिणाम होना ही विश्वसनीयता है, ठीक है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो और वह रिजल्ट बार बार जो है वही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कोई भी आप प्रयोग कर रहे हो, बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो उसी को विश्वसनीयता कहते हैं। जैसे परीक्षा दोबारा देने पर विद्यार्थी को लगभग समान परिणाम मिलना, ठीक है।
मान लेते हैं 100 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, आपको 80 प्रश्न आते हैं, आपने 80 प्रश्न को सही कर लिए, दोबारा फिर दिए गए, फिर आपने 80 प्रश्न सही कर लिए उन्हीं को, फिर दिए गए, फिर आपने 80 प्रश्न सही कर लिए, ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे कि ठीक है, क्योंकि एक ही परिणाम बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने ना तो नकल किया है ना तो कुछ किया है, आपने अपने मन से जो है सभी कुछ क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है, तो इसी को विश्वसनीयता कहेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं, वैधता। वैधता क्या होती है, तो परीक्षण वास्तव में उसी ज्ञान, क्षमता, गुण को मापें जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो उसे वैधता कहते हैं, ठीक है। टीएलएम का प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किया जाता है। अब टीएलएम का प्रयोग कहीं और जगह करने लगो तो सही नहीं होगा ना। जैसे कक्षा 5 के लिए बनाया गया है टीएलएम, और उसको बीए बीएससी वालों के लिए एबीसीडी का चार्ट दिखाइए तो उसको क्या फ़ायदा होगा, वैधता है कोई नहीं है। तो उसके अनुरूप होना चाहिए ना वैधता, ठीक है, उसी के अनुरूप दिखाइए। जैसे कि यहाँ पर वैधता दिए गए है तो उसकी कोई न कोई गुण ज्ञान, उसका जो है वो सभी जो है समान रूप से वास्तविक हो और रिजल्ट भी वैसा ही आए, एक ही आए, तो उसको जो है वैधता कहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा 24वां दिए गए है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, तो ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर और अंक देने के नियम पहले से स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं। जैसे जब पेपर होता है वहाँ पर निश्चित अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस क्वेश्चन का इतना अंक है, तो उसी को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ऐसे परीक्षण जिनमें उत्तर और अंक देने के नियम पहले से ही स्पष्ट किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को देंगे तो पहले से ही पता होता है कि जो है हाँ रेलवे के देंगे तो इतना नंबर कटेगा, इतना नंबर मिलेगा, इस प्रकार से। तो वस्तुनिष्ठता उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। 25वां देखिएगा, मानकीकरण क्या होता है, परीक्षा को निश्चित नियमों, निर्देशों, समय और समान अंक देने की प्रक्रिया के अनुसार तैयार और संचालित करना मानकीकृत कहलाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम ले रहे हो तो उसका कोई निश्चित नियम होगा कि 9 बजे से एग्जाम होगा, 2 बजे तक चलेगा, 2-2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, नकल नहीं करना, आरी बगल नहीं देखना। तो इन जो प्रक्रिया है, इन्हीं को जो है कितने अंक मिलेगा, कितने अंक नहीं निर्धारित जो कर दिए गए उसी को मानकीकृत कहते हैं, ठीक है, मानकीकरण कहते हैं उसी को। मतलब एक मानक सेट कर दिए गए कि इसी के दायरे में आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सभी विद्यार्थियों को समान प्रश्न पत्र और समान समय देना, जैसे कि एग्जाम में होता आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा 26 नंबर है, मानकीकृत परीक्षण क्या होता है फिर, तो ऐसा परीक्षण जो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार तैयार, संचालित और अंकित किया गया हो, ठीक है, उसी को मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। जैसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार उपलब्धि परीक्षण को समान नियमों के साथ साथ अलग अलग विद्यालयों में देना, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण क्या हो जाएगा कि ऐसे परीक्षण जो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, कोई ना कोई निश्चित प्रक्रिया होगा, संचालित और अंकित किया गया हो, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिएगा कि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्धि परीक्षण को समान नियमों के साथ अलग-अलग विद्यालयों में देना, ठीक है। तो अलग-अलग विद्यालयों में क्या दिया जा रहा है, समान तरीका बताया जा रहा है, समान नियम दिया जा रहा है कि इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे-ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो उसी को मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। जैसे अभी एक आया था निपुण भारत करके, तो उसमें भी कुछ न कुछ दिया गया था, जो चार्ट दिए गए कि विद्यार्थियों को इतना आना चाहिए, इनको जो है कक्षा 5 तक ये चीज़ें आनी चाहिए, तो मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है। आप उसको दे दिए हैं, उसको समझा रहे हैं, बाद में जो है उसका टेस्ट लिया जाएगा कि सही है कि नहीं है, तो मानकीकृत परीक्षण के ही अंतर्गत लिया जाएगा, ठीक। 27वां यहाँ पर दिया गया है निदान। निदान क्या होता है, तो विद्यार्थी की सीखने की समस्या, जो भी विद्यार्थियों को सीखने में समस्या आ रही है या कमजोरी के वास्तविक क्षेत्र को पहचानने की प्रक्रिया निदान कहलाती है, ठीक है। ठीक है, उपचार नहीं निदान, जो कि अभी हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था कि आप गए हैं, आपने सब कुछ वहाँ पर बताया कि क्या समस्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो
उनको जान लेना ही निदान कहलाता है। ठीक है, निदान केवल समस्या को जान लेना ही निदान है। ठीक है, जो वास्तविक समस्या है उसको जान लेना निदान है। जैसे विद्यार्थियों के सीखने की समस्या, जो विद्यार्थी है जो सीख रहा है कोई भी चैप्टर कोई भी लेसन, तो वहाँ पर जो समस्या आ रही है, उसको जो कमजोरी महसूस कर रही है वहाँ पर नहीं हो रहा है, वास्तविक क्षेत्र को पहचानने की प्रक्रिया जो है निदानात्मक कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यह पता लगाना कि विद्यार्थी केवल उधार वाली घटना में गलती करता है, तो कोई भी घटाना है और अगर उधार लेता है तो वहाँ पर जो है गलती कर रहा है, तो इसको आपने जान लिया, इसी को निदान हुआ। ठीक है, अब आपने बताया कुछ नहीं है, समझाया कुछ नहीं है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, केवल आपने बता दिए, वो जान चुके हैं आप, उसी को निदान है। 28वां दिया गया है सीखने की कठिनाई। तो क्या होती है? विद्यार्थी को किसी विषय, अवधारणा या कौशल को सीखने में आने वाली विशेष परेशानी सीखने की कठिनाई कहलाती है। ठीक है, विद्यार्थियों में किसी को विषय में समस्या आ रही है, किसी को किस विषय में समस्या आ रही है। ठीक है, तो उसी को जो है समझ सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसी को जो है कहते हैं सीखने में कठिनाई। ठीक है, विद्यार्थियों को भिन्न को जोड़ने में बार-बार परेशानी आना, इसी को जो है सीखने में कठिनाई कहते हैं कि एक ही चीज़ में बार-बार समस्या आ रही है। 29वां देखिएगा जो कठिन शब्द दिए गए हैं, सकारात्मक असर क्या है? तो किसी कार्य या परिस्थिति से होने वाला अच्छा या लाभकारी प्रभाव। ठीक, कोई कार्य है, परिस्थिति से जो भी होने वाला अच्छा लाभ है, लाभकारी प्रभाव जो पड़ता है, ठीक है, असर कहलाता है, सकारात्मक असर कहलाता है। क्या? उदाहरण के लिए सामुदायिक सहभागिता का विद्यार्थियों के सीखने पर सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, पड़ सकता है। जैसे सामुदायिक सहभागिता का मतलब है समाज जो है, जो सिखाए। ठीक है, क्योंकि समाज भी नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो वो जिस प्रकार से बनाना चाहता है उसी प्रकार से कार्य करता है, तो वो जो है इस पर जो है असर पड़ सकता है। नकारात्मक भी पड़ सकता है, सकारात्मक भी पड़ सकता है। तो सकारात्मक दिया गया है असर, तो सकारात्मक असर पड़ सकता है। यहाँ पर साक्षात्कार दिया गया है, तो साक्षात्कार क्या होता है? तो किसी व्यक्ति से बातचीत करके उसके ज्ञान, विचार, अनुभव या जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है साक्षात्कार कहलाती है। ठीक है, साक्षात्कार साक्षात्कार क्या है? तो किसी व्यक्ति से बातचीत करके उसके ज्ञान को जान लेना, उसके विचार को जान लेना, अनुभव या जानकारी प्राप्त कर लेना, जो आप प्राप्त कर रहे हो उसकी जानकारी, उसी को जो है साक्षात्कार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बातचीत करना। ठीक है, विद्यार्थी से बातचीत कर रहे हैं कि किस चैप्टर में कहाँ से समस्या आ रही, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही। ठीक, तो ये सभी जो है साक्षात्कार कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है? तो एक व्यक्ति और साक्षात्कारकर्ता के बीच आमने-सामने होने वाला साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। अब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति से को जानने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है? तब जो है उसको व्यक्तिगत साक्षात्कार कहेंगे। आमने-सामने आप देख रहे हो क्या समस्या आ रही उसके, ठीक, जैसे कि शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी से अकेले उसकी अध्ययन संबंधित समस्या पूछना है। एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको इस समस्या में जोड़ में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, घटाना में कहाँ आ रही है, तो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 दिए गए हैं, सामूहिक साक्षात्कार। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत हो गए तो ये समूह में पूछा जाता है। जैसे एक साथ कई व्यक्तियों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया सामूहिक साक्षात्कार कहलाती है। जैसे शिक्षक द्वारा 5 विद्यार्थियों के समूह से विद्यालय की समस्या के बारे में जानकारी लेना कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शौचालय सही है नहीं सही है। तो जितने भी वहाँ पर समस्याएँ हैं, तो उससे उसको पूछ लेना, जानकारी प्राप्त करना समूह में ही, ठीक है? तो उसको जो है सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 33, पूछा गया है कि लिखित परीक्षा क्या है? तो आप सभी जानते हैं, ऐसी परीक्षा है जिनमें विद्यार्थी
प्रश्न के उत्तर लिखित रूप में देते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया गया होता है, उसका उत्तर आपको लिखना होता है। उदाहरण के लिए वार्षिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना, ठीक। तो 34वां यहाँ पर दिया गया है सामूहिक परीक्षा क्या है? तो ऐसी परीक्षा है जिनमें एक ही समय में बहुत से विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं, तो सामूहिक परीक्षा हो जाएगा। किसी भी कॉलेज में जब सेंटर जाता है तो देखते होंगे एक-एक क्लास में जो है 30-30 बच्चे, 40-40, 25-25 बच्चे बैठते हैं। तो सामूहिक परीक्षण होता है, उनका परीक्षा होती है, ठीक है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक साथ प्रश्न पत्र हल करना। सामूहिक ये हो जाएगा लिखित और ये हो जाएगा सामूहिक परीक्षा, ठीक है। आगे देखिएगा परीक्षा योग्य क्या है? परीक्षण योग्य, ठीक है। परीक्षण योग्य क्या है? जिसे प्रमाण या आंकड़ों के आधार पर जाँचा जा सके उसे परीक्षण योग्य कहते हैं, ठीक है। जिसे प्रमाण या आंकड़ों के आधार पर जाँचा जा सके उसे परीक्षण योग्य कहते हैं। जैसे अभ्यास बढ़ाने के लिए गणित के अंक बढ़ते हैं, ठीक है। इस कथन को परीक्षा परिणामों से जाँचा जा सकता है। कैसे जाँचेंगे? तो अभ्यर्थी जो है, जो अभ्यास करते हैं अभ्यर्थी जो कि छात्र जो है अभ्यास करते हैं गणित में और उनका अंक बढ़ रहा है, ठीक है? तो परीक्षण में जाँच सकते हैं इसको कि सही है कि नहीं सही है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। प्रमाण क्या होता है? तो किसी बात को सही सिद्ध करने वाली जानकारी का आधार प्रमाण कहलाता है, ठीक है? प्रमाण का मतलब है कि कोई भी जानकारी हो, उसको सिद्ध करने के लिए जब कोई आप डॉक्यूमेंट या किसी भी आधार पर आप जब उसको सिद्ध कर देते हैं, तो उसी को प्रमाण कहते हैं। जैसे परीक्षा के अंक विद्यार्थी की उपलब्धि का प्रमाण हो सकता है, ठीक है? परीक्षा के अंक विद्यार्थी की उपलब्धि का प्रमाण हो सकता है। जैसे कि जब एग्ज़ाम दे कर के आएँगे, सर्टिफ़िकेट आता है, उसी वही तो बताता है कि हाँ, आपने क्वालीफ़ाई किया है, तो वो भी तो एक परीक्षण योग्य है, ठीक है? परीक्षण योग्य और प्रमाण जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रमाण आएगा। तो प्रमाण जो है, इसी को कहते हैं कि सिद्ध कर दे, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिद्ध कर दे। 36वें नंबर पर दिए गए निबंधात्मक परीक्षा क्या है? तो निबंधात्मक परीक्षा ऐसी परीक्षा जिनमें विद्यार्थियों की प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना, ठीक है? तो ये जो है शिक्षा में जैसे कि उदाहरण है शिक्षा में मूल्यांकन के महत्व की व्याख्या करना, ठीक है? तो इसको कहेंगे निबंधनात्मक परीक्षा। तो ऐसी परीक्षा जिनमें विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से अपने शब्दों में लिखते हैं। अपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। 37वां नंबर दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न क्या होता है? तो ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय या घटना का विस्तार से वर्णन करने को कहा जाता है, उसे वर्णनात्मक प्रश्न कहते हैं। उदाहरण के लिए सतत मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करना, ठीक है। सतत मूल्यांकन मतलब डेली मूल्यांकन करना, ठीक है। गणित में कितने अंक आए, क्या पीछे वाला प्रश्न अभी भी आ रहा है या छूट गया, ठीक है। तो इन सभी की जानकारी रखना। व्याख्यात्मक प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है। तो व्याख्यात्मक प्रश्न जो है ऐसी प्रश्न जिनमें किसी विषय का अर्थ हो, ठीक, कारण या प्रक्रिया स्पष्ट करनी होती है, तो उसको जो है व्याख्यात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे मापन और मूल्यांकन में अंतर की व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप दोनों को जो है अंतर निकाल रहे हो, व्याख्या कर रहे हो कि क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या चीज़ें नहीं होती हैं, कौन-सा गुण मैच करता है दोनों में, कौन-सा नहीं मैच करता है। प्रश्न संख्या जो है 39 में दिया गया है कठिन शब्द विवेचनात्मक प्रश्न क्या होता है, ठीक है? तो ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करके उत्तर देना होता है, उसी को विवेचनात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे शिक्षा में मूल्य की आवश्यकता का विवेचना करना, ठीक है? ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय के विभिन्न पक्ष, ठीक, पर विचार करके उत्तर देना, ठीक है? तो उसको जो है विवेचनात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता का विवेचन करना, ठीक है? शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होगा?
क्या-क्या करना है, किस प्रकार से होगा, तो ये सभी है जो है विवेचनात्मक कहलाता है। तुलनात्मक प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें जो है तुलनात्मक में दोनों को तुलना किया जाता है, ठीक है? जैसे मापन और मूल्यांकन है, तो इनमें अंतर निकाले जाते हैं, अंतर स्पष्ट किए जाते हैं, कैसा है, क्यों है, ठीक है? तो तुलना किया जाता है दोनों में। 41वां यहाँ पर दिया गया है कठिन शब्द आलोचनात्मक प्रश्न। ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय के गुण, दोष या पक्ष-विपक्ष पर विचार करना होता है, ठीक है? तो ये जो है लिखित परीक्षा के लाभ और सीमाओं का अध्ययन करना है, ठीक है? तो आलोचनात्मक प्रश्न क्या हो जाएगा? ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय के गुण, दोष या पक्ष-विपक्ष पर विचार करना होता है, ठीक है? तो उसी को आलोचनात्मक प्रश्न कहते हैं, ठीक? आलोचनात्मक क्या होता है फिर? तो किसी विषय के अच्छे या बुरे पक्ष, विपक्ष ध्यान से जाँचने वाला आलोचनात्मक कहलाता है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि वह मेरी आलोचना कर रहा है, मतलब वह जो है सही, गलत सब कुछ जो है सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो उदाहरण के लिए जैसे किसी परीक्षा में प्रसिद्धि की खूबियों और कमियों को देख कर के आलोचनात्मक अध्ययन है, ठीक है? कमियों को देखना। आइए, आगे दिए गए है 42वां नंबर विश्लेषणात्मक जो है प्रश्न दिए गए हैं शब्द और इसमें जो है ऐसा प्रश्न जिसमें किसी विषय को अलग-अलग भागों में समझकर उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? उदाहरण के लिए देखिएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न में मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरण का अध्ययन करना, ठीक है? मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है, किस-किस प्रक्रिया होती है, उनके विभिन्न चरणों का अध्ययन करना विश्लेषणात्मक होती है, ठीक है? जैसे निबंध नहीं लिखते हैं, गाय के 4 पैर होती हैं, गाय पर निबंध लिखिए तो पॉइंट लिखते हैं, गाय के 4 पैर होती हैं, 1 सिर होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है विवेचना करना है सभी को, ठीक है? तो आगे बढ़िएगा, यहाँ पर जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना, ठीक है? प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, मापन प्रतीक क्या है? तो किसी माप या भौतिक राशि को संक्षिप्त रूप में बताने वाला संकेत मापन प्रतीक कहलाता है, ठीक है? जैसे मापन प्रतीक क्या हो जाएगा? जैसे मीटर के लिए एम से डिनोट किया जाता है, एम से लिखा जाता है, किलोग्राम को केजी से लिखा जाता है, ठीक है? सेंटीमीटर को सीएम से लिखा जाता है, ठीक है? मिलीमीटर को एमएल से लिखा जाता है। तो ये तो प्रतीक है ना, चिन्ह है, सिंबल है और भी सिंबल मिला जाता है, जैसे कि अगर इस प्रकार से बन गया तो राइट साइड मुड़ना है, इस प्रकार से बन गया तो लेफ्ट साइड मुड़ना है, ठीक है? तो ये जो है, आगे देखिएगा, आगे है 44वां भौतिक राशि क्या होती है? तो ऐसी मात्रा जिसे मापा जा सके और संख्या तथा इकाई में व्यक्त किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है? उनको जो है संख्या में माप सकते हैं, ठीक है? प्रतीकों का चिन्ह का प्रयोग हो सकता है वहाँ पर, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं, तो उसको जो है भौतिक राशि कहेंगे। जो उदाहरण के लिए जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, ठीक है? तो इसी को भौतिक राशि कहते हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। जैसे पानी ही ले लीजिए लोटे में, तो वो भी जो है पानी उसके अंदर है, द्रव्यमान हो जाएगा। दूध हो गया, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम होना, ठीक है? डिनोट कर रहे हैं 5 किलोग्राम होना, दूध 5 किलोग्राम होना, चावल 5 किलोग्राम होना, ठीक है? आगे देखिएगा क्रियात्मक शोध क्या होती है? 46वां नंबर पर पूछा गया है, ठीक है? क्रियात्मक शोध किसी वस्तु और तत्काल समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है, ठीक है? किसी वास्तविक और तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए कोई बच्चा जो है किस टॉपिक पर कहाँ पर समस्या आ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो तुरंत जो है वहीं पर क्रियात्मक शोध लागू हो जाता है और
उनकी दोनों में जो यहाँ जहाँ समस्या आ रही हो उनको समझ जाना, ठीक है? और उसी को क्रियात्मक शोध करेंगे। उदाहरण के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक द्वारा अध्ययन करना। अब विद्यार्थी कम क्यों आ रहे हैं? तो इसको जान लेना जो है क्रियात्मक शोध है हो जाएगा। शोध करेंगे ना कि रीज़न क्या है आखिर, ठीक है? आगे जो है प्रश्न संख्या 46 दिए गए हैं। समस्या पूछा गया एक समस्या आखिर क्या है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति जिसमें कठिनाई हो और जिसके समाधान की आवश्यकता हो, समस्या कहलाती है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कठिनाई आ गई, कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें कठिनाई आ गई, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसी की जो है समस्या का हल निकालना ही जो है ठीक है, समाधान हो जाएगा और उसी को जो है समस्या कहेंगे, ठीक है? जो कठिनाई आ रही है। जैसे विद्यार्थियों का गणित में लगातार कम प्रदर्शन करना, तो ये जो है समस्या ही है क्योंकि लगातार जो है पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद भी जो है कम नंबर आ रहे हैं लगातार। प्रश्न संख्या 47 है, यहाँ पर समस्या का चयन पूछा गया है, समस्या का चयन क्या है, ठीक है? तो शोध के लिए किसी महत्वपूर्ण और अध्ययन योग्य समस्या को निर्धारित करना समस्या का चयन कहलाता है, ठीक है? शोध के लिए मतलब कोई भी नियम है उसकी परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है? तो शोध के लिए किसी महत्वपूर्ण अध्ययन योग्य समस्या को निर्धारित करना, ठीक है? समस्या चयन कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता में कमी का शोध के लिए चुनना, ठीक है? जैसे कोई विद्यार्थी है वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है? तो उसके लिए शोध करना कि आखिर समस्या क्या आ रही है? क्या किया जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है? 48वां दिया गया है, समस्या की परिभाषा बताइए। तो शोध में चुनी गई समस्या को स्पष्ट और सीमित रूप में व्यक्त करना समस्या की परिभाषा कहलाती है, ठीक है? क्या चीज़ है कि शोध में चुनी गई समस्या, जैसे विद्यार्थी को पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ये जो है एक समस्या है। अब शोध में ये चुन लिया गया है कि इस पर जो है अध्ययन करना है, क्या चीज़ें हैं ये, क्यों रुचि नहीं है, ठीक है? तो शोध में चुनी गई समस्या को स्पष्ट और सीमित रूप में व्यापक व्यक्त करना, सीमित रूप में व्यक्त करना कि आखिर ये क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों जो है क्षमता लगातार घट रही है पढ़ने की, ठीक है? तो उसी को जो है समस्या की परिभाषा कहते हैं, ठीक है? आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 49 है, समस्या के कारणों का विश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है? तो किसी समस्या के पीछे मौजूद विभिन्न कारणों को पहचान कर उनका अध्ययन करना समस्या के कारणों का विश्लेषण कहलाता है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए कम उपलब्धि के पीछे अनुपस्थिति और अभ्यास की कमी जैसे कारणों की जांच करना, ठीक है? तो क्या है कि उपलब्धि के पीछे अनुपस्थिति और अभ्यास की कमी जैसे कारणों की जांच करना कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या किया जाए, ठीक है? आगे देखिएगा 50वें नंबर पर दिए गए परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का जो निर्माण है साथियों, पूछा गया है शोध अर्थात समस्या के संभावित उत्तर को स्पष्ट रूप से तैयार करना परिकल्पना का निर्माण कहलाता है, ठीक है? ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण क्या है? शोध समस्या के संभावित उत्तर, जो भी समस्या है उसका संभावना व्यक्त करना कि ये उत्तर हो सकता है, ये निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है? स्पष्ट रूप से तैयार करना, ठीक है? स्पष्ट रूप से तैयार करना कि ये हो सकता है, तो उसे जो है परिकल्पना का निर्माण कहा जाता है, ठीक है? जैसे अतिरिक्त अभ्यास से विद्यार्थियों के गणित के प्रदर्शन में सुधार होगा। तो ये जो है निष्कर्ष ही तो निकाला गया, शोधित किया गया कि अगर अतिरिक्त जो है अभ्यास दे दिया जाएगा, जो अभी क्वेश्चन संख्या मतलब कि जो क्वेश्चन की संख्या जो है 10 है, उसी पर आधारित दिया जा रहा है, उसको अगर 20 कर दिया जाए, 20 क्वेश्चन लगाने लगेंगे, तो धीरे-धीरे ये सुधार हो जाएगा। तो इसी को जो है परिकल्पना का निर्माण कहते हैं, ठीक है? आगे दिए गए हैं
51वां नंबर पर दिए गए परिकल्पना परीक्षण क्या है? ठीक है। प्राप्त आंकड़ों या प्रमाणों के आधार पर यह जांचना कि बनाई गई परिकल्पना सही है या नहीं है, परिकल्पना परीक्षण कहलाता है। ठीक है। क्या चीज है कि प्राप्त आंकड़ों या प्रमाणों के आधार पर, जो आंकड़ा है, डाटा है, जो प्रमाण है, उसके आधार पर जांचना कि बनाई गई जो परिकल्पना है ये सही है या नहीं है, तो उसे परिकल्पना परीक्षण कहेंगे। उदाहरण के लिए अभ्यास से पहले और बाद के विद्यार्थियों के अंक की तुलना करना। तो दोनों में जब तुलना करोगे तो पता चल जाएगा पहले कितना सही हुआ, बाद में कितना सही हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 52, कार्य योजना क्या है? ठीक है। तो कार्य योजना किसी समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले कार्यों को पहले से क्रमबद्ध रूप में निर्धारित करना कार्य योजना कहलाता है। ठीक है। तो कार्य योजना क्या है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो पहले से ही जो है निर्धारित कर दिया जाएगा कि ये कार्य इस दिन करेंगे, इसको इस समय पर करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है। जैसे समस्या पहचानना, कारण जानना, उपचार देना, परिणाम जांचना, तो ये सभी कार्य योजना ही है। ठीक है। योजना के तहत किया जाता है। समस्या पहचान लेना, कारण जान लेना, उपचार दे देना, परिणाम जांचना कि आखिर परिणाम रिजल्ट क्या आया। अब निष्कर्ष क्या होता है? तो निष्कर्ष में जो है अध्ययन या शोध से प्राप्त तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निकाला गया अंतिम निर्णय निष्कर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए शोध के बाद यह निष्कर्ष निकालना कि अतिरिक्त अभ्यास से उपलब्धि में सुधार हुआ। ठीक है। क्या निष्कर्ष निकलेगा कि शोध के बाद यह निष्कर्ष निकालना कि अतिरिक्त अभ्यास से उपलब्धि में सुधार हुआ। तो जब अत्यधिक जो है काम दिया जाएगा, अब प्रश्नावली बढ़ा दी जाएगी, अभ्यास दे दिया जाएगा, क्वेश्चन की संख्या उसी पर ज़्यादा हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन सही होगा, नियम पता चल जाएगा, आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है। तो इसी को निष्कर्ष क्या लगे है। सामाजिक कौशल क्या है? तो अन्य लोगों के साथ उचित और प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता सामाजिक कौशल कहलाती है। ठीक है। तो सामाजिक कौशल मतलब कि जो समाज है या अन्य लोग हैं जो, ठीक है, उन लोगों से प्रभावी ढंग से व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, सही व्यवहार करना, जो भी व्यवहार करने की क्षमता है, सही गलत, तो उन सभी को जो है सामाजिक कौशल कहलाता है। ठीक है। दूसरों की बात सुनना, सहयोग करना, सामूहिक में काम करना, तो ये जो है सामाजिक कौशल है। 55वें नंबर पर दिए गए सामाजिक कौशल मूल्यांकन क्या है? तो विद्यार्थी के व्यवहार, सहयोग और सामाजिक सहभागिता का मूल्यांकन सामाजिक कौशल मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन जो है, जैसे कि उदाहरण अगर समझिएगा, तो समूह कार्य में विद्यार्थी अपने शिक्षार्थियों के साथ किस प्रकार सहयोग करता है यह देखता है। ठीक है। यह देखना सामाजिक कौशल मूल्यांकन हो गया। ठीक है। तो समझ गए हैं सामाजिक कौशल मूल्यांकन क्या होता है कि समूह में कोई विद्यार्थी को डाल दीजिए और उसको देखिए, समझिए कि आखिर इस किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या सही है, गलत है, क्या नहीं है, तो उसी को जो है सामाजिक कौशल मूल्यांकन कहते हैं। आगे देखिएगा सहभागिता क्या है? तो किसी कार्य या गतिविधि में भाग लेने की स्थिति सहभागिता कहलाती है। ठीक है। जैसे समूह में किसी भी विद्यार्थी को छोड़ देना, कोई भी कार्य हो रहा है उस फंक्शन में छोड़ देना, और वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से अपना सहयोग दे रहा है, उसी को सहभागिता कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी का समूह में क्रिया रूप से भाग लेना। ठीक है। सक्रिय रूप से भाग लेना कि विद्यार्थी कितने सक्रिय हैं और समूह में भाग लेना। आगे है 56वें नंबर पर जांच सूची क्या है? किसी व्यवहार या कार्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज करने के लिए बनाई गई सूची जांच सूची कहलाती है। ठीक है। उपस्थित या अनुपस्थित दर्ज करने के लिए बनाई गई सूची जांच सूची कहलाती है। उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा यह दर्ज करना कि विद्यार्थी समय पर कार्य करता है कि नहीं करता है। ठीक है।
पोर्टफोलियो होते हैं ना, वहाँ पर दर्ज किया जाता है कि किस प्रकार से इनकी क्या रेशियो रही है पढ़ने की गति, तो उसी को जाँच सूची भी कह सकते हैं, ठीक है? जो वहाँ पर लिखा जा रहा है। 57 है क्रम निर्धारण मान क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के प्रदर्शन या गुण को एक निश्चित क्रम या स्थान देना क्रम निर्धारित मान कहलाता है, ठीक है? क्रम निर्धारण मान क्या कहलाता है? तो कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसके प्रदर्शन क्या रहे हैं, उनके गुण क्या रहे हैं, निश्चित उनका क्रम क्या रहा है, किस प्रकार से है, उसी को जो है कहते हैं निर्धारित क्रम, ठीक है? क्रम निर्धारित मान। 58 दिए गए संख्यात्मक पैमाना, ठीक है? क्या होता है? तो किसी गुण या प्रदर्शन को संख्याओं के माध्यमों से व्यक्त करने वाला मापन पैमाना मापन पैमाना संख्यात्मक मापन पैमाना कहलाता है, ठीक है? संख्यात्मक पैमाना, ठीक है? तो उदाहरण देखिएगा, पूछा गया है जैसे कि विद्यार्थी की सहभागिता को 1 से 5 अंक के पैमाने पर मापना, ठीक है? कि जो विद्यार्थी है, जैसे कि मान लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कहूँ कोई हमको रेटिंग दीजिए 1 से 5 तक कितने मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है बता सकते हो कि 1 स्टार है कि 2 स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है। सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो 5 कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से निर्धारित होता है, तो उसी में से आप नाप सकते हो, ठीक है? आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 59 है, निर्धारित मापदंड क्या है? तो किसी कार्य या प्रदर्शन को जाँचने के लिए पहले से तय किए गए नियम या आधार निर्धारित मापदंड कहलाते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर निर्धारित मैंने कर दिया कि यहाँ पर जो है 5 स्टार तक है और रेटिंग दीजिए। तो ये जो रेटिंग आप दे रहे हो, निर्धारित मान कर दिए कि ये 5 जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 1 सबसे कम हो जाएगा, तो रेटिंग कीजिए, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है दिए गए हैं, निर्धारित मापदंड हो गया, ठीक है? तो उदाहरण दिए गए, एक निबंध जाँचने के लिए भाषा, विषय, वस्तु और प्रस्तुति के आधार बनाना है। तो एक और दिया गया है, अगला शब्द दिए गए हैं रूब्रिक क्या है, ठीक है? तो रूब्रिक पहले से निर्धारित मापदंडों और स्तरों के आधार पर विद्यार्थियों के कार्य या प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला उपकरण रूब्रिक कहलाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए भाषा का मूल्यांकन विषय वस्तु, उच्चारण और प्रस्तुति के आधार पर करना, ठीक है? रूब्रिक क्या है, एक बार देखिएगा फिर से। पहले से निर्धारित मापदंड, आप पहले से ही जो है निर्धारित कर चुके हैं कि इस प्रकार से ये कार्य होगा, ठीक है? स्तरों के आधार पर विद्यार्थी के कार्य, प्रदर्शन या मूल्यांकन करने वाला उपकरण रूब्रिक कहलाता है। आपके दिमाग में पहले से ही बन गए धारणा कि ये जो है इस प्रकार से निर्धारित करना है, ठीक है? जैसे कि भाषण का मूल्यांकन विषय वस्तु, उच्चारण और प्रस्तुति के आधार पर आँकना, ठीक है? तो इसी को जो है रूब्रिक कहेंगे, ठीक है? तो रूब्रिक क्या है कि पहले से ही जो है निर्धारित कर दिए गए कि आपका भाषण जो है मूल्यांकन विषय वस्तु के अनुरूप है कि नहीं है, उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है? लय, ताल, सुर कैसा है भाषण देने का, तो ये सभी जो है रूब्रिक है, ठीक है? आगे देखिएगा, 61 नंबर पे प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या है? तो विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को करके दिखाने या कार्य का परिणाम प्रस्तुत करने को प्रदर्शन कहते हैं, ठीक है? प्रदर्शन क्या है? तो किसी विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को करके दिखाने या कार्य का परिणाम प्रस्तुत करने को प्रदर्शन कहते हैं, ठीक है? विद्यार्थी विज्ञान का प्रयोग करके दिखाता है। विज्ञान में जो लैब होता है उसमें देखते होंगे तो जो प्रयोग कराया जाता है, तो ये जो है प्रदर्शन ही है। बच्चे जो है प्रयोग करते हैं, अध्यापक देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 दिए गए है, दक्षता क्या है? तो किसी निश्चित कार्य को अपेक्षित स्तर तक सही और प्रभावी ढंग से करने की क्षमता दक्षता कहलाती है, ठीक है? किसी निश्चित कार्य को अपेक्षित स्तर तक सही और प्रभावी ढंग से करने की क्षमता दक्षता कहलाती है। जैसे विद्यार्थी बिना सहायता के 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करता है, ठीक है? मतलब
कोई सहारा नहीं ले रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा है, अपने मन से जो है 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कर ले रहा है, ठीक है? तो दक्षता हो जाएगी। प्रश्न संख्या 63 दिए गए हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? तो विद्यार्थी ने सीखे हुए ज्ञान का वास्तविक कार्य में कितना उपयोग करना सीखा है, इसका मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है? जैसे विद्यार्थी से वास्तविक जीवन से जुड़ा प्रतिशत का प्रश्न हल करवाना, ठीक है? प्रतिशत का क्या कराना? प्रश्न हल कराना। आगे 64 नंबर पर दिए गए ज्ञान क्या है? तो किसी विषय या तथ्य के बारे में प्राप्त जानकारी और समझ ज्ञान कहलाता है। कोई भी विषय है, उस तथ्य को समझ जाना, उस जानकारी को जान जाना, ठीक है? ज्ञान कहलाता है। उदाहरण, विद्यार्थी को पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की जानकारी होना, ठीक है? तो अब ये जानकारी हो गई कि आखिर सूर्य कैसे घूमता है, सूर्य नहीं पृथ्वी कैसे घूमती है, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, ठीक है? तो ये जान लेना जो है ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 65 है, या जो शब्द दिए गए हैं कठिन शब्द में कौशल। तो कौशल क्या है आइए जानते हैं। किसी कार्य को उचित ढंग से करने की सीखी हुई क्षमता कौशल कहलाती है, ठीक है? कौशल क्या है? किसी कार्य को उचित ढंग से करने की सीखी हुई क्षमता कौशल कहलाती है। जैसे विद्यार्थी का साफ और सुंदर लिख पाना, ये जो है कौशल है। विद्यार्थी क्या कर रहा है? साफ और सुंदर लिख पा रहा है, तो ये कौशल है। आगे है प्रश्न संख्या 66, यहाँ पर जो क्षमता दिए गए है इसका बताइए क्षमता क्या होता है? तो किसी कार्य को करने की योग्यता या सामर्थ्य जो होती है उसी को क्षमता कहते हैं, ठीक है? कार्य कोई कर ले जा रहे हैं तो क्षमता है। विद्यार्थी की कठिन गणितीय प्रश्न पत्र हल करने की क्षमता, मतलब अब विद्यार्थी जो है कठिन प्रश्न पत्र आसानी से हल कर सकता है, ठीक है? वो उसके अंदर ये क्षमता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 67 दिए गए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है साथियों सोचने, समझने, याद करने, ठीक है? याद रखने, तर्क करने, आखिर ये कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है? तर्क करने से संबंधित मानसिक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है, ठीक है? मानसिक मतलब होता है साथियों कि दिमाग से जो है सोचना, समझना, याद करना, तर्क करना, तो इन सभी को जो है संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो विद्यार्थी किसी प्रश्न का कारण जो है समझ करके उत्तर देना है। कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है आखिर उसका कारण क्या है, क्यों है, ठीक है? कैसे होगा, तो ये जो है समझ करके उत्तर देना। संज्ञानात्मक क्या होता है? तो सोचने और समझने से संबंधित ठीक है, जो प्रक्रिया है उसी को संज्ञानात्मक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी तथ्य को याद करके बताना संज्ञानात्मक कार्य है। तो आप तथ्य को याद करोगे तो दिमाग से ही काम होगा, ठीक है? तो संज्ञानात्मक हो जाएगा। 68 नंबर पर भावनात्मक पक्ष दिए गए हैं। तो रुचि, भावना, मूल्य और अभिवृत्ति से संबंधित पक्ष भावनात्मक पक्ष कहलाता है, ठीक है? रुचि, भावना, मूल्य और अभिवृत्ति से संबंधित पक्ष भावनात्मक पक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी में पर्यावरण की रक्षा के प्रति सकारात्मक भावना विकसित होना है, ठीक है? आगे दिए गए हैं अभिवृत्ति क्या है? तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के प्रति बनी मानसिक सोच या प्रवृत्ति अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए विद्यार्थी का विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि करना, ये जो है अभिवृद्धि हो जाएगा। आगे 69 देखिएगा, क्रियात्मक पक्ष क्या है? शारीरिक क्रिया और किसी कार्य को करके दिखाने से संबंधित पक्ष क्रियात्मक पक्ष कहलाता है, ठीक है? कोई भी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं तो वो जो है क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाना, ठीक है? तो ये क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 70 दिए गए, बोध क्या है, ठीक है? तो बोध क्या है? तो सीखी हुई विषय वस्तु का अर्थ समझकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना बोध कहलाता है। जैसे मैं अभी
यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, पढ़ कर के समझ रहा हूँ, समझ कर के उसके उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण लेने के बाद अपने मन से भी जो है समझा रहा हूँ, ठीक है? तो जो मैं सीख समझ करके आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी को बोध कहते हैं, ठीक है? तो सीखी हुई विषय वस्तु का अर्थ समझ करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना बोध कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो विद्यार्थी किसी परिभाषा का अर्थ अपने शब्दों में बताता है, तो उसी को जो है बोध कहते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 71 है, अनुप्रयोग क्या है? तो सीखे हुए ज्ञान का नई या वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है, ठीक है? तो अनुप्रयोग क्या है? सीखे हुए ज्ञान का वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, आपने तैरना सीखा हुआ है, ठीक है? तैरना, अब कोई परिस्थिति आ गई, बाढ़ आ गई और कुछ आ गई, या नदी में गए हैं, ठीक है? अचानक कोई धपाक कर दिए, ठेल दिए, ठीक है? धक्का दे दिए, तो उसका वास्तविक जो आपके पास ज्ञान है, जो अभी आपने सीखा हुआ था पीछे, तो आप तैर कर के बाहर आ सकते हो, तो उसी का जो है कह सकते हैं। या उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे विद्यार्थी सीखे हुए गणित सूत्र से नया प्रश्न पत्र हल करना, ये भी जो है अनुप्रयोग है। तो सूत्र गणित का सीख लिए हैं और दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं विद्यार्थी, अनुप्रयोग हो जाएगा। 72 नंबर पर दिया गया है विश्लेषण। किसी विषय को अलग-अलग भागों में बाँट करके उनके संबंधों को समझना विश्लेषण कहलाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए कहानी को पात्र, घटना और कारण के आधार पर समझना, ठीक है? विश्लेषण क्या है कि किसी विषय को अलग-अलग भागों में बाँटकर, चाहे कोई भी विषय हो, उसको टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ करके जो है समझना। जैसे कोई देखते होंगे संस्कृत में बहुत बड़ा-बड़ा वर्ड आ जाता है, ठीक है? तो उसको तोड़ देना, तोड़ करके अलग-अलग, अब जैसे शैक्षिक उद्देश्य दिए गए हैं, तो शैक्षिक अलग से देख लीजिए क्या होता है, उद्देश्य अलग से देख लीजिए क्या होता है, ठीक है? तो इसी को जो है विश्लेषण कहेंगे, ठीक है? तो कहानी को पात्र, घटना और कारण के आधार पर समझना विश्लेषण है। संश्लेषण क्या है? तो अलग-अलग विचारों तथा तथ्यों को जोड़कर नया रूप तैयार करना संश्लेषण कहलाता है, ठीक है? जैसे अलग-अलग पुस्तकों की जानकारी मिला कर के रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है? चलिए, तो आगे जो है यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य जो दिया गया है क्या है? तो शिक्षण के बाद विद्यार्थी में विकसित किए जाने वाले ज्ञान, ठीक है? कोई शिक्षा दे दी गई, अब जो है विकसित किए जाने वाले जो ज्ञान है, कौशल है, उनके व्यवहार जो है पहले से तय करना शैक्षिक उद्देश्य कहलाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए पाठ के बाद विद्यार्थी जल संरक्षण के 3 उपाय बता सकें। आपने एक बार पढ़ा दिए हैं, अब 3 उपाय जो है जल संरक्षण के बता दे रहे हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण, यहाँ पर दिए गए ब्लूम का वर्गीकरण क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को अलग-अलग प्रकारों में व्यवस्थित करने की व्यवस्था ब्लूम का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है? अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित करने की जो व्यवस्था है, उसको जो है ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि पाठ में ज्ञान, ठीक है? उसमें भावना जो है, कौशल जो है, इनसे संबंधित उद्देश्य निर्धारित करना ब्लूम का वर्गीकरण है, ठीक है? आगे हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे भी, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी से लिए हुए कठिन शब्द 2016 से 2026 तक जो जितने भी यूज़ किए गए हैं, उसमें से लिए हैं, तो इन सभी को अगर पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 76 दिए गए हैं। सतत मूल्यांकन बताइए क्या होता है? तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति को लगातार जाँचना सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है? ये वार्षिक भी हो सकता है, दिनों-दिन हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, मतलब कि जब भी पढ़ाया जाता है, जब भी सिखाया जाता है, तो उसका लगातार आकलन भी किया जाता है कि आखिर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? तो कक्षा कार्य, गृह कार्य और छोटी परीक्षाओं से लगातार प्रगति देखना, ठीक है? उदाहरण दे दीजिए, मतलब कि जो सतत मूल्यांकन है, तो जो तिमाही, छमाही, ठीक है? साप्ताहिक जो
दिया जाता है और शाम को जो है गृह कार्य दे दिया जाता है, सुबह जाकर के चेक कराते हैं। सतत मूल्यांकन होता है कि कल वाला आज समझ में आ गया है कि नहीं जो पढ़ाया गया है। ठीक, प्रश्न संख्या 77 यहाँ पर दिए गए व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो विद्यार्थी के विकास के विभिन्न आवश्यक पक्षों को शामिल करके किया गया मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि विद्यार्थी के ज्ञान के साथ उनके कौशल और व्यवहार को जांचना जो है, ये जो है व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 दिए गए जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो विद्यार्थियों की प्रगति को लगातार देखते हुए उनके विकास के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पूरे शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की प्रगति देखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 है छात्र प्रोफाइल आखिर क्या है? ठीक है, तो छात्र प्रोफाइल देखते हैं। किसी विद्यार्थी की उपलब्धि, क्षमता, प्रगति, शैक्षिक जानकारी का व्यवस्थित रिकॉर्ड छात्र पोर्टफोलियो या छात्र प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, छात्र प्रोफाइल में पूरा डाटा एक-एक विद्यार्थी का लिखा जाता है कि किस प्रकार से इन्होंने सीखने का क्षमता है, किस प्रकार से प्रगति करते हैं, किस प्रकार से ये जो है कितना पढ़ाया गया, कितना सीखे हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें दर्ज किया जाता है। व्यवहार किस प्रकार से है। 80 नंबर पर दिए गए प्रगति। ठीक है, तो प्रगति क्या है? तो समय के साथ ज्ञान, कौशल या प्रदर्शन में होने वाला सुधार प्रगति कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए विद्यार्थी के अंक 50 से बढ़ कर के 75 हो जाना, तो ये जो है प्रगति है। ठीक है, सुधार आ रहा है जिसमें। 81 नंबर पर दिए गए कमी क्या है? तो अपेक्षित ज्ञान, कौशल या प्रदर्शन के स्तर से पीछे रह जाना कमी कहलाता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते समय छात्रों का सही उच्चारण ना कर पाना, ये जो है कमी है। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना, ये जो है कमी है। 82 नंबर पर सुधार दिए गए हैं। सुधार क्या है? तो किसी कमी या समस्या को दूर करके प्रदर्शन को बेहतर बनाना सुधार कहलाता है। नियमित अभ्यास से विद्यार्थी की पढ़ने की गति में सुधार होना। शैक्षिक प्रशासन क्या है? तो विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्यों की योजना, संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया शैक्षिक प्रशासन कहलाती है। ठीक है, जैसे विद्यालय में परीक्षा और समय सारणी से संबंधित व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 84 है शैक्षिक निर्णय क्या है? ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णय शैक्षिक निर्णय कहलाता है। शैक्षिक निर्णय क्या है? तो शिक्षा से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय शैक्षिक निर्णय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे परीक्षा परिणाम देखकर विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लेना शैक्षिक निर्णय कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 85 नंबर पर है पुनर्बलन क्या है? तो किसी वांछित व्यवहार को दोबारा होने की संभावना बढ़ाने वाला प्रोत्साहन पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब है मोटिवेशन साथियों, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी कार्य को रफ्तार दिया जा सके। ठीक है, प्रगति मिल सके। तो उदाहरण के लिए सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की प्रशंसा करना कि हाँ, हाँ सही है और बताओ। ठीक है, सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, पुरस्कार दे देना, चलो चॉकलेट देते हैं, सही बताओगे, 5 क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 86 सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो वांछित व्यवहार के बाद कोई सुखद या प्रोत्साहन देने वाली चीज प्रदान करना सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, जैसे अच्छा कार्य करने के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करना। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किसी अप्रिय स्थिति को हटा देना नकारात्मक पुनर्बलन हो जाए। जैसे नियमित गृह कार्य करने पर अतिरिक्त अभ्यास कार्य हटा देना। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। कोई भी गलती कर रहे हैं तो डांट देना,
नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। आपने कोई चीज़ ली है, कोई जानकारी सीखी, उसका गलत उपयोग कर रहे हो, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? समाज, समूह और सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखकर किसी विषय को देखने का तरीका सामाजिक दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है। समाज, समूह और सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखकर किसी विषय को देखने की जो तरीका है सामाजिक दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे मूल्यांकन में विद्यार्थियों के समूह में सहयोग को देखना। ठीक है। मूल्यांकन जो करते हैं विद्यार्थी के, उनको समूह में भेज करके देखना कि किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से। ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामुदायिक विकास क्या है? तो समुदाय के लोगों की सहभागिता से उनके जीवन और सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया सामुदायिक विकास कहलाती है। जैसे गांव के लोगों द्वारा विद्यालय में पुस्तकालय बनाना। ठीक है। तो गांव के लोग जो है क्या हो जाएंगे? समुदाय हो जाएंगे, जो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के बना सकते हैं। तो इसको जो है शैक्षिक विकास कहेंगे, सामुदायिक विकास। सशक्तिकरण क्या होता है? व्यक्ति या समूह को अपने निर्णय लेने और अपनी स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान, अवसर, क्षमता देने देना जो है सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे विद्यार्थी को विद्यालय की गतिविधियों में निर्णय लेने का अवसर देना। ठीक है। उसको सशक्तिकरण कहेंगे। आगे है 91 नंबर पर सामाजिक क्षमता क्या है? सामाजिक परिस्थितियों में उचित व्यवहार करने, दूसरे के साथ प्रभावी संबंध बनाने की योग्यता सामाजिक क्षमता कहलाती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी अपनी बात रखता है और दूसरे की बात सुनता है। ठीक है। इसी को सामाजिक क्षमता कहते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, मूल्यांकन की प्रविधि। विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, व्यवहार या प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करने का तरीका मूल्यांकन की प्रविधि कहलाता है। ठीक। जैसे मौखिक हो गया, लिखित हो गया, प्रायोगिक तरीके से मूल्यांकन करना मूल्यांकन की प्रविधि हो गया। ठीक है। मौखिक प्रविधि क्या है? तो बोलकर प्रश्न पूछने और उत्तर प्राप्त करने के माध्यम से मूल्यांकन करना प्रविधि कहलाता है। ठीक है। मतलब मौखिक मूल्यांकन जो है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका उत्तर आप मौखिक दे रहे हैं, तो मौखिक प्रविधि हो जाएगा। जैसे वाइवा में विद्यार्थी से प्रश्न पूछना, सभी विद्यार्थी बारी-बारी से जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। लिखित प्रविधि क्या है? तो प्रश्नों के लिखित उत्तर के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की प्रविधि लिखित प्रविधि कहलाती है। ठीक है। जैसे लिखित प्रश्न पत्र के आधार पर अंक देना। प्रश्न संख्या 95 है, साक्षात्कार प्रविधि क्या है? तो बातचीत के माध्यम से विद्यार्थी से जानकारी प्राप्त करने करके मूल्यांकन करने की प्रविधि साक्षात्कार प्रविधि कहलाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की रुचि जानने के लिए उससे प्रश्न पूछना। ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 96। निरीक्षण बताना है कि निरीक्षण जो है क्या है? तो किसी व्यक्ति के व्यवहार या कार्य को ध्यानपूर्वक देखकर जानकारी प्राप्त करना निरीक्षण कहलाता है। ठीक है। निरीक्षण क्या है? तो किसी व्यक्ति के व्यवहार या कार्य को ध्यानपूर्वक देखकर जानकारी प्राप्त करना निरीक्षण कहलाता है। जैसे कि शिक्षक समूह कार्य के दौरान विद्यार्थियों के व्यवहार को देखते हैं। 97 है, अवलोकन क्या है? तो किसी घटना, व्यवहार या गतिविधि को व्यवस्थित रूप से देखकर जानकारी प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। जैसे शिक्षक विद्यार्थी की कक्षा में सहभागिता का रिकॉर्ड रखता है और उसी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से। ठीक है। अवलोकन मतलब देखा जाता है गतिविधि, घटना किस प्रकार से विद्यार्थी व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। किस प्रकार से सहभागिता निभा रहे हैं, तो अवलोकन हो जाएगा। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी कार्य का प्रयोग को करके दिखाने की क्षमता का मूल्यांकन प्रायोगिक मूल्यांकन कहलाता है।
जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थियों से प्रयोग करवाना, प्रायोगिक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब है साथियों जांच करना, और प्रायोगिक का मतलब है प्रयोग के द्वारा ही जांच कर लेना कि विद्यार्थी की क्या स्थिति है, कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं। 99 नंबर पर दिए गए हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, विद्यार्थी की नई चीजें बनाने और नए तरीके से कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखें तो जैसे विद्यार्थी से स्वयं कोई मॉडल या चित्र बनवाना, ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। कोई भी चित्र दे दीजिए, कोई भी आ, जो है बनाने के लिए बता दीजिए कि इस प्रकार से क्या बनाना है, और वो जो बनाते हैं उसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। रेटिंग स्केल जानते ही हैं, रेटिंग स्केल अभी हमने जो बताया साथियों। ठीक है, रेटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्टार के माध्यम से दिया था 5 रेटिंग 4 रेटिंग, उसी को रेटिंग स्केल कहते हैं। जैसे किसी गुण या प्रदर्शन के स्तर को निश्चित श्रेणियों या अंकों में दर्ज करने वाला उपकरण रेटिंग स्केल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर दे देना और बताइए कि कितने नंबर पर क्या रेटिंग है। मतलब कि 6 नंबर पर उत्कृष्ट है, सबसे कम 1 नंबर पर है, व्यवहार के बारे में या किसी पढ़ाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। जो भी जानना है आप उसमें वहाँ पर ले सकते हैं रेटिंग स्केल पर। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की सहभागिता को उत्कृष्ट, अच्छा और संतोषजनक लिखना। ठीक है, रेटिंग स्केल हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 101 है, केस स्टडी क्या है? तो किसी व्यक्ति, समूह या घटना का विस्तृत और गहन अध्ययन केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, कोई भी घटना हो उसको विस्तृत और गहन अध्ययन करके जो है किया जाता है, तो उसको जो है केस स्टडी कहते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी के सीखने में कठिनाई अगर आ रही है, तो उनको सुधार का विस्तृत अध्ययन करना जो है उनके बारे में केस स्टडी है। प्रश्नावली क्या है? तो किसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए लिखित प्रश्नों का समूह प्रश्नावली कहलाता है। ठीक है, अगला है उदाहरण देखिएगा, तो विद्यार्थी से ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव पर प्रश्न पूछना। ठीक है, 103 दिए गए हैं, पूछे गए एक प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्न पूछकर और उत्तर प्राप्त करके शिक्षण या जानकारी प्राप्त करने की विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। उदाहरण में दिए गए शिक्षक पाठ के बीच विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। मूल्यांकन दिया गया है, पूछा गया है कि विद्यार्थी की उपलब्धि, ज्ञान, कौशल या व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन मूल्यांकन उपकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रश्नावली और रेटिंग स्केल मूल्यांकन का उपकरण करना। ठीक है, 105 दिए गए प्रमाणीकरण बताइए क्या है? ठीक है, तो किसी परीक्षण या प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न है, कितने प्रश्न है, क्या इससे कोई मतलब निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसकी गुणवत्ता जांच करना। उपयुक्तता की जांच करके उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना प्रमाणीकृत प्रमाणीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रश्न पत्र को विशेषज्ञ से जांच करवाकर उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करना प्रमाणीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इतना हो चुका है। पार्ट 2 में देखेंगे साथियों अगला जो है क्वेश्चन, शब्द कठिन शब्द जो है, और अगर ये दोनों कंप्लीट करते हैं तो आपको चैप्टर हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।